अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज प्रोग्राम स्टूडियो के अंदर इसलिए एक मखसूस जगह पे कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ये समझाया जाए कि वफाकी और सूबाई बजट तो आन पहुंचा है, उसका अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, असम्बलियों के अंदर, ऐवानों के अंदर उसकी गूंज गरंज और इसके अलावा बहस मुबाहिसा वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये एक गोरख धंधा है जो कि मईशत के नाम पर और एक फिगर्स के अंदर हमें उलझा दिया जाता है। तो प्रोग्राम का मकसद हम रोड्स पे जाके आवाम को पूछते, आपसे पूछते कि आकर बजट मंजूर है ना मंजूर है, तो आवाम को, सादा लोग आवाम को इसकी समझ नहीं आती। तो फिर हमने फैसला किया कि आखिरकार ऐवानों से उन लोगों को लिया जाए जो कि इस बजट को देखते भी हैं, समझते भी हैं और समझ बूझ भी रखते हैं, उनको लेके इस बजट को उनके सामने रखा जाए कि आखिरकार फिर से पाकिस्तानी अवाम के साथ गोरख धंधा ही किया गया है या इस बजट से कुछ निकला है। बज़ाहिर अभी कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपने मेहमानों का पहले तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ। मेरे साथ ऑडियो कॉल पे जो मौजूद हैं MNA हैं फैजुल्लाह कमोका फैसलाबाद से, जबकि इसके साथ सबसे अहम हिस्सा जो उनके पास है वज़ीर-ए-आज़म कोर कमेटी के मेंबर हैं और स्टैंडिंग कमेटी बाय फाइनेंस पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। जबकि मेरे साथ मियाँ ताहिर जमील साहब मुस्लिम नून से ताल्लुक़ रखते हैं, मौजूद हैं, MP हैं मुस्लिम नून की जानिब से, पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। जबकि राना नईम दस्तगीर साहब हैं, सिटी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जबकि इसके साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ जफ़र डोगर साहब होंगे, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सिटी 41 के ब्यूरो चीफ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ जो है वो फैजुल्लाह साहब से करूँगा कि बजट से थोड़ा गोरख धंधे से शुरू करेंगे, फिर हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं सेट के ऊपर, इनसे बात करेंगे। MP मियाँ ताहिर जमील साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। मियाँ साहब, कल पंजाब असम्बली के अंदर बजट पेश हुआ, बहुत ही हंगामा आराई भी हुई और ख़ास तौर पर मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जितनी भी अपोजिशन जमातें थी, उनकी तरफ से वॉकआउट, एहतजाज और शोर शराबा, आवाज़ें, चोर चोर की आवाज़ें आ रही थी। तो आखिरकार बजट सुना भी नहीं गया, लेकिन ये ऐसी क्यों आपने किया कि बजट के अंदर कॉपियाँ भी फाड़ दी जाती हैं, एहतजाज भी किया जाता है, सुन नहीं लें वो लोग क्या पेश करना चाह रहे हैं? जब किताबचा मेरे सामने आया, मैंने जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे, उनकी तकरीर जो थी वो रीड की, तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि कोई मंसूबा जो है वो ख़ुसूसी तौर पे मेरे शहर के लिए नहीं है, क्योंकि फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर। और जो फैसलाबाद डिवीज़न है ये पूरे पंजाब की सबसे अहम डिवीज़न है और यहाँ की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो तमाम डिवीज़नों से ज़्यादा है। और यहाँ पर जो इंडस्ट्री की तादाद है वो आप देखें कि वो दूसरे शहरों की निस्बत फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा लें, लूम इंडस्ट्री लगा लें, एग्रीकल्चर लगा लें, मतलब कि हर शोबे में फैसलाबाद अपना सानी नहीं रखता। तो उसके साथ साथ रेवेन्यू इकट्ठा करने में भी मैं ये बात बड़े फ़ख्र से हर मीटिंग के अंदर भी करता हूँ, हर शो के अंदर भी करता हूँ और असम्बली के फ्लोर पे भी करता हूँ कि फैसलाबाद अपना सानी रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी नहीं रखता। क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि वापडा की जो कलेक्शन है वो अगर 100 रुपये की वापडा बिजली सेल करता है तो वो उसको 103 रुपये इकट्ठे होते हैं। तो इसी तरह आप सुई गैस के लॉसेस देखें वो बाकी डिवीज़नों से बहुत कम हैं। इसी तरह आप FBR की कलेक्शन अगर देखें तो FBR की कलेक्शन जो है वो भी दूसरी डिवीज़नों की निस्बत फैसलाबाद के अंदर ज़्यादा है और यहाँ पर लाइन लॉसेस बहुत कम हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि यहाँ पे इंडस्ट्री की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन असल जो अफसोस की बात है वो ये है कि फैसलाबाद डिवीज़न के लिए कोई भी मंसूबा जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ना तो तकरीर में शामिल था और ना ही अब मैंने जितनी किताब पढ़ी है, वापस आके रास्ते में भी पढ़ता आया हूँ, मोटरवे पे भी, कोई मंसूबा जो है, कोई एक मंसूबा जो है वो पूरे साल के अंदर ना किसी ADP में मौजूद है और ना ही फाइनेंस में उसके कोई पैसे रखे गए हैं, बजट में उसके पैसे रखे गए हैं। तो हमारे लिए तो ये लम्हा फ़िक्रिया है और हम लोग एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि हमारे लोग टैक्स देते हैं। बिल्कुल। फैसलाबाद के शहरी अपने खून पसीने की कमाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द करते हैं। लेकिन ये कैसी गवर्नमेंट है कि जो बंदा टैक्स दे रहा है उसको हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, उसको जो अपनी डेवलपमेंट शहर की है वो चाहिए, उसको अपनी M&R के पैसे चाहिए, उसको हॉस्पिटलों के लिए पैसे चाहिए, उसको पार्क्स के लिए पैसे चाहिए, उसको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। मतलब कि कोई एक
जो अदारा है, कोई एक अदारे में भी गवर्नमेंट ने पैसे जो हैं वो नहीं दिए। फैसलाबाद शहर 1 करोड़ की आबादी से ज़्यादा शहर है। बिल्कुल। आप देखें कि फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर झंग भी आता है, टोबा टेक्सिंग भी आता है, चन्योट भी आता है। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं और इतना बड़ा बड़ा रेवेन्यू देने वाली पार्टियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। FBR के आप फिगर्स उठा के देखें कि हमने अरबों रुपए। नईम तस्कीर साहब की तरफ बढ़ता हूँ। नईम साहब, बिलाशुबा मियाँ साहब ने बात सही की। हमें फ़ख्र होता है कि फैसलाबाद पंजाब में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है और ये हमें फ़ख्र होता है कि लाहौर से ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अदादो शुमार में देखा जाए तो जो इन्होंने कहा, हमें ना तो कोई ब्रिज मिला, ना फ्लाईओवर मिला, एक कश्मीर पुल अंडरपास है वो भी फंस गया, उसके भी पैसे कोरोना खा गया। अब कोरोना हमारे लिए तो इतना वबाल बना है कि पूरे पंजाब के लिए कुछ अनाउंस हुआ, हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। 8 अरब हस्पतालों ने मांगा, कोई सुनवाई नहीं। 7 स्पोर्ट्स के मंसूबे, कोई सुनवाई नहीं। आखिर फैसलाबाद जो कि दूसरा बड़ा शहर जिसे मैनचेस्टर बनाने के ख्वाब देखे जाते थे, उसे मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दिया गया। इसमें आपने वजह फरमाया कि ये जितनी बातें जो आपने की हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि फैसलाबाद के नुमाइंदों का नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ये पॉपुलर वोट के तहत नहीं मार्ज़ वजूद में आई है। जिस तरह से आई है सबको पता है, सबको मालूम है। चूँकि वो आवाम को जवाब दे नहीं समझते, आवाम के वोटों से इक़्तिदार में नहीं आए, इसलिए उनकी ये सोच इस तरफ नहीं आती। पिछला बजट देख लें, ये देख लें, और जब तक हमारी बदकिस्मती ये मुसल्लत रहे इन्होंने ऐसे ही करना है। आप देखें जिस तरह मौजूदा हुकूमत जो है ये मांगे तांगे के लोगों से बनी है, कोई इसमें अपनी जमात का नहीं है। पकड़ के लोटों को पकड़ कर ये हुकूमत तश्कील दी गई है इलेक्शन से पहले, और कुछ जब टारगेट पूरा ना हो तो इलेक्शन के बाद वो नंबर पूरे किए गए। इसी तरह ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए एक बेहतरीन माशी ज़रिया था उनको गुजर बसर का, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बना था। ये उसको कुछ नहीं कर सकते थे, इन्होंने उसका नाम बदल दिया। मंसूबा वही है, तरीका भी वही है, सिर्फ वो करके, और ये अपने लोगों के ज़रिए जिस तरह से उसको तकसीम कर रहे हैं। पिछले दिनों एक वारदात भी पकड़ी गई थी, वो पैसे निकलवा के इन्होंने खुद रखे, फिर वो 5 लाख की FIR हुई और वो 5.5 लाख की। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर वो चोरी हो गए थे तो बाद में वही नौजवान पुलिस ने असले की नुमाइश में गिरफ्तार भी किया सदर पुलिस ने। तो ये जब ये ऐसे लोग होंगे, स्टेट रेट आपको कहीं नज़र नहीं आती। फैसलाबाद ना सिर्फ पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। ये दहकानों किसानों का शहर है, ये मज़दूरों मेहनत कशों के दम से ये शहर आबाद है, और ये ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ के मेहनत कशों की जो मेहनत है वो रंग दिखाती है। आपने किसानों और मजदूरों का शहर का, यकीन तौर पर ये फ़ख्र से हम कहते थे कि हम मजदूरों का शहर है, हम मजदूरों की नुमाइंदगी करते हैं। फैसलाबाद सबसे ज़्यादा मजदूरों की नुमाइंदगी रखता है। लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मजदूरों का तजल्जुल जो है, तजलील जो है, वो भी शहर में हो रहा है और सब कुछ इसी शहर के अंदर उनके साथ हो रहा है। और ख़ास तौर पर ज़राअत के अंदर, क्योंकि मैं कहूँगा टिड्डी दिल इस वक्त सबसे बड़ा हमारे पास हमला हो गया है, उसके लिए हम टोटली फ्लॉप और एक नाकस पॉलिसी लेकर सामने आए। कि दीगर जो मसाइल है उनसे जहाँ इनमें नबरदा ज़बां होने की सलाहियत नहीं है, उसी तरह ये टिड्डी दल और ये कोरोना के साथ भी खलवाड़ कर रहे हैं, जिनके बुरे असरात आपके सामने हैं। ये जो लॉकडाउन के ऊपर वेवरिंग एटीट्यूड है सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का, वो आपके सामने है। और वो कभी कुछ, सुबह कुछ, शाम कुछ, दोपहर को कुछ, कभी कुछ कह रहा होता है, कभी कुछ कह रहा होता है। कभी उनका जो नुमाइशी वज़ीर है वो कभी कुछ कह रहा होता है, कभी कुछ कह रहा होता है। ये आप देख लें, ये जो बानमती का कुनबा जोड़ के ये जो मुसल्लत किया गया है, इनका जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत चलाने में, इस मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं, और जो बजट है वो इनकी नाकामी और बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। चलिए जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुकम्मल तौर पर फ्लॉप और नाकाम बजट है। अब हुकूमती जमात के रहनुमा फैजुल्लाह कमोका साहब मौजूद हैं। फैज भाई, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी शहबाज जी, बिलाल। फैज भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बजट के हवाले से बात करें क्योंकि आपके पास इस वक्त बहुत ही अहम एक ओहदा है जिसे चेयरमैन फाइनेंस कमेटी कहते हैं और वज़ीर-ए-आज़म कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। आपने इस बजट बनाने में बड़ा किरदार अदा किया।
मैं आपको पहले क्रेडिट दे देता हूं कि फैसलाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी के लिए आपने 25 करोड़ मंजूर करवा लिए। इसके अलावा फैसलाबाद को क्या मिला है वफाकी और सूबाई बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि ये बजट के ऊपर बहस है या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है हमने यहाँ पे? नहीं, यहाँ हमें ये बताएंगे कि मेरे शहर फैसलाबाद को क्या मिला, जहां से एक बंदा कोर कमेटी वजीर आजम की कमेटी में बैठा है और उसमें से सिर्फ वही अपने हल्के में एक चीज लेके आया, उसके अलावा तमाम मेंबरान असेंबली फ्लॉप नजर आए हैं। और ये शहर की क्या गलती थी पीटीआई को हुकूमत में ले आए हैं? अच्छा, अब मैं सबसे पहले तो देखें, कुछ जनरलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अभी मेरे भाई जो है वो बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी से, और मियां साहब की बात मैंने नहीं सुनी क्योंकि मैं कनेक्टेड नहीं था आपके साथ। मैंने दस्तगीर साहब की बातें सुनी हैं जी। इन्होंने सबसे पहले एहसास प्रोग्राम की बात की है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई 80-90 अरब के करीब जो था इसके लिए रखा गया था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, फिर नून लीग के दौरे हुकूमत में इसमें कुछ थोड़ा बहुत इजाफा करके, तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था वो 90 अरब रुपए का था जी। तो जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इसने आके इसको डबल किया, 190 बिलियन का ये प्रोग्राम किया, और फिर इस साल इसको 204 बिलियन का किया है। 14 अरब रुपए का इसमें मजीद इजाफा किया गया है। ठीक हो गया। और इसमें देखें, अभी मेरे भाई ने एक बात की, वो चूंकि पर्सनल क्लैरिफिकेशन उसमें जरूरी है, कह रहे हैं कि जी के 5 लाख रुपए या 5.5 लाख रुपए एहसास प्रोग्राम के चोरी हो गए। बिल्कुल हुए। तो आपको बता दूं कि जो पैसे जो कोई एजेंट है, कोई बैंक है, उसके साथ रास्ते में आते हुए कोई चोरी या डकैती की वारदात हो जाती है तो वो एहसास प्रोग्राम के पैसे नहीं है, वो शख्स के अपने जाती पैसे हैं। एहसास प्रोग्राम का 1 रुपया भी कहीं नहीं गया। और दूसरी बात ये, लेकिन फैज भाई क्या फिर वो कोऑर्डिनेटर NA 109 ने गलत पर्चे के अंदर दरख्वास्त दी है कि मैं कोऑर्डिनेटर NA 109 एहसास प्रोग्राम के 5.5 लेके आ रहा था और ढूडी वाला मेन रोड के ऊपर मुझे रोक के लूट लिया गया? ये बिल्कुल गलत FIR है जी। ठीक हो गया। कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, आप थाने से कंफर्म कर लें, आप जाके इसका रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, ये 100% गलत FIR है। इसमें मैं आपको बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बता रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, और आपके सामने ये, आप बेशक मेरी बात लिख लें कि ये पैसे एहसास प्रोग्राम का 1 रुपया भी कहीं नहीं गया। ठीक है जी? जी ठीक, आप नोट कर लें। अच्छा, दूसरी बात, एहसास प्रोग्राम जो है इसको बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर किया गया है। कोई, मैंने ज़ाती तौर पे एक सिंगल जो हमारा स्टेशन है वो भी विजिट नहीं किया, कोई बैनर नहीं लगे, किसी वजीर आजम वजीर आला के नाम के इश्तिहारात नहीं लगे, और ये पैसा लोगों को 12,000 रुपया, और इतना शफाफ प्रोग्राम आलमी इदारों ने इसको रिकग्नाइज किया है। पूरे एशिया में इस तरह का प्रोग्राम ना पहले कभी हुआ है, और बाकी लोग भी अब इसकी तकलीद करने की कोशिश कर रहे हैं। चले फैज भाई, एक मिनट हमारे साथ कॉल पर रखे, वो छोटी सी ब्रेक, मियां साहब को क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं आपसे शुरू करेंगे क्वेश्चन लेके, फिर आपसे इसका जवाब लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक और नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां ताहिर जमील साहब मौजूद हैं, नईम दस्तगीर साहब, फैजुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कुछ सवाल इधर से लेने के बाद फैजुल्लाह साहब की तरफ बढ़ते हैं। मियां साहब, क्या सवाल है जो आप पूछना चाह रहे हैं इस वक्त? मेरी सबसे पहले तो फैजुल्लाह भाई से ये गुजारिश है कि जो FIR में दरख्वास्त दी गई थी, ये जो 5.5 लाख रुपए का जो इशू आप डिस्कस कर रहे थे, मेरी नाकस राय के मुताबिक जो एप्लीकेशन दी गई थी एप्लीकेंट की तरफ से, उसी एप्लीकेशन पे मनोवन FIR काटी जाती है। ये बात जो है, ये मेरे भाई वकील हैं राना नईम दस्तगीर साहब, एक लफ्ज़ जो है वो भी ना पुलिस इधर उधर कर सकती है, ना कोई SHO उधर कर सकता है, ना ही कोई DPO उधर कर सकता है। तो जो कुछ एप्लीकेंट की तरफ से दिया जाता है, जो एप्लीकेशन दी जाती है, उसी तरह वही वर्डिंग जो है वो लिख के FIR दर्ज की जाती है। मियां साहब, मेरे ख्याल ये मैं प्रोग्राम करूंगा, आपसे वादा है, लेकिन आज बजट पे आज मैं फैजुल्लाह साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मेरे कुछ सवाल हैं फैजुल्लाह भाई से
कि नंबर एक तो जो आपने क्रेडिट उनको दिया है 25 करोड़ रुपए मदीना यूनिवर्सिटी का, अब मदीना यूनिवर्सिटी का जो 25 करोड़ का क्रेडिट है वो बिल्कुल हम अपने फैज़ भाई को इसलिए देंगे कि पैसे उन्होंने रिलीज़ अब करवा लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो प्रोजेक्ट मियां मोहम्मद शबाशी साहब के वक्त का प्रोजेक्ट था और उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे आप कहें मैं आपकी खिदमत में उसके डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकता हूँ। उसके अगर PC1 कहें तो वो PC1 डॉक्टर नौरीन कुरैशी साहिबा थी, वाइस चांसलर जो साबका थी, उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो था वो अप्रूव करवाया था। P&D में मैं भी उसका पीछा करता रहा हूँ, मैं भी क्योंकि मेरे शहर का प्रोजेक्ट था मैं भी कोशिश करता रहा हूँ। तो बेसिकली वो जो प्रोजेक्ट था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था और उसी ने उसका PC1 अप्रूव करवाया था। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कमोका साहब को कि चलें देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने वो प्रोजेक्ट ये क्रेडिट तो बनता है, ये क्रेडिट बिल्कुल मैं अपने भाई फैजुल्लाह को ज़रूर देता हूँ कि चलें जो काम रहता था वो काम इन्होंने कंप्लीट करवा दिया है और ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं यकीन तौर पे इसका क्रेडिट देता हूँ। लेकिन आपने एक काम किया, क्या बाकी फैसलाबाद के नुमाइंदगन कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरे प्रोग्राम में आप तस्लीम कर चुके हैं कोरोना की वजह से कश्मीर अंडरपास के जो पैसे हैं वो बैक हुए हैं, तो क्या कोरोना पूरे फैसलाबाद को बैक पे ले जाएगा? पूरे पंजाब के डिफरेंट शहरों के कुछ ना कुछ मंसूबे हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, फैसलाबाद में रेलवे को भी कुछ नहीं मिला, तो क्या देखते हैं कि क्या हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है? आप मौका देंगे, आपने अपनी तकरीर करनी है या मियां साहब ने मतलब सवाल करना है या उन्होंने तकरीर करनी है? तो मुझे बता। नहीं तकरीर तो नहीं, तकरीरें तो आप लोग वैसे सेशंस के अंदर अच्छी कर रहे हैं, ये तो बेचारे बैनर उठा के एहतजाज ही कर रहे हैं आजकल। नहीं अब बात सुन लेना मुझे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बोलें, फ्लोर आपके पास है अब। अच्छा, इसमें सबसे पहले मियां साहब ने बात की है हमारी यूनिवर्सिटी की, तो मैं इनको ये बात बता देना चाहता हूँ, इनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। आप मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला इनको मजीद इज्जत दे। सबसे पहले चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो उस बात का वजन होगा। ये इसका कोई PC1 नहीं था इस यूनिवर्सिटी के हवाले से, और ये कह रहे ना कि जी मैं जो है वो जाता रहा हूँ पंजाब के जो है डिपार्टमेंट P&D में, तो भाई ये P&D का प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये तो PSDP का प्रोजेक्ट है और मरकज से हो रहा है भाईजान। ये हो रहा है थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू हुआ है, और PSDP जो मरकज का तरक्याती फंड है उसमें से 126 अरब का ये प्रोजेक्ट है, उसमें से 25 करोड़ रुपए इस साल मिले हैं। तो पहली बात तो आपको ये बता दूं कि ये जो इन्होंने पहला तकरीर फरमाई है वो बिल्कुल गलत फरमाई है, इसके साथ नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब आगे बात इन्होंने कहा कि जी फैसलाबाद के लिए क्या किया। फैसलाबाद के ताजरान के साथ आप कोई भी सेशन रख लें, फैसलाबाद की कोई ऐसी तंजीम बता दें, फैसलाबाद चैम्बर से लेके फैसलाबाद के एक्सपोर्टर से लेके फैसलाबाद के छोटे ताजरों तक आप कोई ऐसी तंजीम बता दें जिनके साथ मैं इन टच ना हूं, जिनके साथ मैं राब्ते में ना हूं। फिर आखिरकार उन्होंने बजट के रिजेक्ट क्यों कर दिया कल फैज भाई? उन्होंने कहा हमें बजट मंजूर ही नहीं है, मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है, ना 17% सेल टैक्स मंजूर है वो कह रहे हैं, ना शनाख्ती कार्ड बेशक 2 लाख पे शर्त लगा दें। आप तो बड़े मजबूत कमेटी के चेयरमैन हैं, इतनी सिफारिश तो करवा सकते थे हमारी। बात सुनने, अब बात नहीं है ना पूरी सुनते आप दरम्यान में बोल, या तो आप कर लें बात फिर मैं बाद में कर लूंगा। नहीं सवाल तो बनता है, हमने सवाल तो अंदर पूछना ना, क्रॉस टॉक तो होती है इसके प्रोग्राम के अंदर। आप एक दफा सवाल पूछ लें, फिर जवाब ले लें, फिर सवाल पूछ लें। नहीं, आप जो जवाब दे रहे हैं उसके अंदर से मेरा सवाल बनता है वो तो मैं करूंगा। नहीं दरमियान में ना इसको बात नहीं, ये प्रोग्राम का ये SOP तो मैंने अब रखने ना, जैसे आपने कोरोना का SOP है, प्रोग्राम का SOP तो मैं रखूंगा। नहीं आप रखें SOPs, लेकिन तरीका ये है कि एक बार मियां साहब चले, इनके सवाल जवाब मुकम्मल होने को फिर इतराज करेंगे। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब आ लेंगे। फैज भाई आप जवाब दे दें। सेल टैक्स के बारे में मेरे भाई ने कोई 15 मीटिंग्स बल्कि 17 मीटिंग्स की हैं, उसका मुझे यहाँ पे जवाब दे दें और फैसलाबाद के ताजरों को जवाब दे दें। अच्छा, अब मैं बात कर लूँ? जी करें। अच्छा, मैंने फैसलाबाद की सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि हमारे जो 6.5 डॉलर पर MMBTU के हिसाब से हमें गैस मिल रही है 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को, वो हमें मिलती रहनी चाहिए। फिर इसी तरह 7.5 सेंट के हिसाब से जो सब्सिडाइज्ड बिजली हमें मिल रही है वो मिलती रहनी चाहिए। 70 अरब रुपए का पैकेज इसके 70 अरब रुपया बनता है जो
इस मद में फैसलाबाद और दीगर शहरों के लोगों को मिला है। मोस्टली जो ये है इसका फैसलाबाद के लोगों को मिला है। अब मैं कश्मीर अंडरपास की बात कर लूँ। कश्मीर अंडरपास का आपको पता है मैंने कितना रिगरसली इसके ऊपर काम किया और किस लेवल तक ये पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली 3 माह इसके पूरे फंड्स आ चुके हुए थे। जो ये 3 माह पेंडेमिक का पीरियड आया, अगर ये ना आता तो अब तक ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका था। इस साल का बजट पढ़ा नहीं है मेरे भाई ने, जो हमारा इस साल का असल में अगर पढ़ के आते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। जो पंजाब का हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें कश्मीर अंडरपास जो है वो शामिल है और उसके फंड शामिल हैं। जो फंड लैब्स वापस चले गए थे वो फंड्स वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले 3 से 4 माह के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नईम दस्तगीर साहब काफ़ी देर से सवाल लिख रहे हैं, उनके ले लें क्योंकि सवाल तो उनको मियाँ साहब ने भी काफ़ी पूछने हैं, आपने जवाब काफ़ी दे दिया है। और अब मियाँ मैं 1 मिनट फैज भाई, अब ये ज़्यादती होगी क्योंकि हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी देर से खामोश बैठे मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट के अंदर जो राज है वो ज़रा मैं थोड़ा सा पूछ लूँ बजट के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली उनका भी एक ज़राअत से ताल्लुक है और ज़रूरी इजनास के साथ और ज़राअत के साथ हमने बहुत ज़्यादती की है। थोड़ी सी उनसे चीज़ें ले लें। जी नईम दस्तगीर साहब। जी बिल्कुल, मैं और फैज़ुल्लाह कबोका साहब ख़ानदानी लिहाज से बहुत गहरे रवाबत भी रखते हैं और हमारा ज़रिया माश जो असल है वो ज़राअत से है। हम दोनों का एक काश्तकार घराने से ताल्लुक़ है और कई पुश्तों से है। मुझे इस हवाले से इनका बहुत एहतराम है। हंसी इस बात पे आ रही है कि अगर मौजूदा हुक्मरानों को 47 में भी हुकूमत दे दी जाती तो यही इन्होंने कह रहा था कि अंग्रेज़ लूट के खा गया, हमारे लिए तो छोड़ के नहीं गया। ठीक हो गया। ये इतना घिसा पिटा मुकालमा हो चुका है कि इस पे हंसी आती है। रही बात मामलात की, टू द पॉइंट, जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हुकूमतें वो डिलीवर कर पाती हैं जिनका अपना एक मैंडेट होता है, अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, एक उनका सियासी प्रोग्राम होता है, वो इक़्तिदार में आकर उस पर अमल करके डिलीवर करती हैं। चूँकि जिस तरह से ये गवर्नमेंट आई है, जो असल तरीके इंसाफ थी, मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बैठा कि अदादो शुमार पे बात करूँ। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं एक पॉलिटिकल बात पहले करूँगा। पॉलिटिकल डिस्कशन है, पहले तो ये वादे कर मेरी बात सुनो फैज़ भाई, मैं पहले क्लियर कर चुका। अगर बजट का अदादो शुमार और गोरख धंधा फिर लफ्ज़ यूज करूंगा तो पब्लिक को समझ नहीं। हमने ये जिक्र करना है मिला क्या है, खोया क्या है और हमने पाया क्या है और हमने रोया कितना। मैं अर्ज करता हूं, अगर फैज़ुल्लाह कबोका साहब को बहुत आपने टाइम दिया, अगर वो सारी बातें वाज़े कर देते तो मैं इनसे एक सवाल भी ना करता, हमारी तसल्ली हो जाती। हम इस शहर के शहरी हैं, बासी हैं, बाद में किसी शहर के किसी जमात के ओहदेदार हैं। दे दिया, जो उन्होंने काम किया उसका क्रेडिट दे रहे हैं हम उन्हें, वो क्रेडिट उनको दे रहे हैं। लेकिन ये यहाँ कंजूसी से काम ले रहे हैं, ये वो बात नहीं करते जो उनके आबा अजदाद खुल के बात करते थे। बात यह है कि मौजूदा हुकूमत, चूंकि मैं ये समझता हूँ और ये हकीकत पर मबनी है कि उसके पास एक वाज़ेह मैंडेट नहीं था, उसके पास एक वाज़ेह प्रोग्राम नहीं है। फिर ये मैं बात कहूँगा कि जो असल तहरीक इंसाफ थी वो तो खुद आज इंसाफ की तलबगार है। ये जिस तरीके से गवर्नमेंट तश्कील दी गई है, इसने इसी तरह के बजट और प्रोग्राम देने हैं, इसी तरह के प्रोजेक्ट करने हैं। रही बात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बना था। ये कबोका साहब ने दुरुस्त कहा कि आलमी अदारों ने इसको सपोर्ट किया है और उसको अच्छा करार दिया है, लेकिन ये प्रोग्राम तो पीपल्स पार्टी का है और उस वक्त फैज़ुल्लाह कबोका साहब भी उसी पार्टी में थे। इन्होंने इनकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम बना था और ये चल रहा है। और आज ये प्रोग्राम को सिर्फ उसका नाम बदलकर ये एहसास प्रोग्राम दे दिया गया है। ये सिर्फ वाज़े करना चाहता हूं, ये आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। ये वही था जो जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। ज़राअत पेशा होने के हवाले से टड्डी दल के लिए जो प्रोग्राम रखा गया है, 10 अरब पैसे रखे गए हैं। जितनी बड़ी ये वबा है, ये इंतहाई नाकाफ़ी है और ज़राअत इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत पेशा जो लोग हैं वो इस मुल्क को चलाते हैं। आज इंडिया से या दीगर ममालिक से जो फसलें, जो जिन्स या सब्ज़ी या फ्रूट आता है, वो पाकिस्तान से पैदा करें तो उससे सस्ता पड़ता है। तो इसके लिए जो मामला है वो आपके सामने है। सिर्फ चीनी की मिलने और ये शुगर की वारदात इस हुकूमत ने करना थी।
ज़राअत पेशा दहकानों और किसानों के लिए क्या किया? कमोका साहब खुद ज़राअत पेशा हैं। कमोका साहब ने कहा बजट के ऊपर बात कर लें, तो मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल है कमोका साहब, आटा सस्ता हो गया, घी सस्ता हो गया, चीनी, पेट्रोल के वैसे क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं, लेकिन दुनिया में इससे भी सस्ता है और हमें तो मिल ही नहीं रहा। अब भी एक बंदे ने सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल की, माजरत के साथ अच्छा लगा, मैं नहीं सर वो जरा कोट कर दूं, उनका 20 रुपए तेल और सस्ता कर दो, जो शुक्र मेला तो लगा रहूंगा। एक सवाल मेरा बाकी था। कमोका साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, वो नहीं करना चाहते, तो ये बताएं फिर किया किसने? कौन मशीर है? वो कौन है? वो कौन अथॉरिटी है जिसने वो किया है? वो जो अबव द प्राइम मिनिस्टर है, जिसने प्राइम मिनिस्टर के इनकार और ना चाहने के बावजूद मुकम्मल लॉकडाउन किया और फिर उसको उस वक्त खोला कि जैसे सुबह का एक बंदा रोजा रखे और असर से पहले तोड़ ले। फैज भाई टाइम मेरे पास कम है, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा मिनी बजट कब आ रहा है? अच्छा, अगली बात मैं आखिरी बात करके मैं ब्रेक पे जाना है क्योंकि मैं आखिरी, इसलिए मेरे पास 1 मिनट है, सिर्फ ये बता दें मिनी बजट कब आ रहा है? 17% सेल्स टैक्स के हवाले से मैं बता दूं, जो एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर है, हमारा भी ये फैसलाबाद के मेंबरान कौमी असम्बली का हम इज़ारे यकजहती करते हैं अपने ताजरों के साथ, अपने जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ। 17% सेल्स टैक्स के ऊपर हम भी गवर्नमेंट के साथ उनके मुतालबात में शामिल हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर को 0 रेटेड होना चाहिए, जो 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, और गवर्नमेंट को। अच्छा फैज भाई, मैं फिर पूछ रहा हूँ मिनी बजट का बता देंगे, मेरे पास टाइम खत्म हो गया के फैजुल्लाह भाई चेयरमैन हैं, मैं सिर्फ एक पूछ रहा हूँ मिनी बजट कब आ रही है इनकी बातों पे? मैं बिलाल आपको बिल्कुल सीधी बात बता दूं, पेंडेमिक का दौर है जी, इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो अदादो शुमार जो भी दिए गए हैं, कल को खुदा ना खास्ता सूरत हाल ज्यादा खराब होती है तो फिर क्या होगा, और अगर सूरत हाल अच्छी होती है तो इंशाअल्लाह ताला तनख्वाहों में भी इजाफा होगा और लोगों को मजीद मराद भी दी जाएंगी। चले, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने यही जवाब लेना था, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया है। प्रोग्राम फिर कभी होगा इंशाल्लाह, आपको जरूर लाइन पे लेंगे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त पीछे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं हम। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और दोबारा आ जाएंगे होंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उन्होंने ये बता दिया थोड़ा सा बाज़ाब्ता, या मैं ये कहूँ कि ढका छुपा ये कह दिया कि हालात बेहतर हुए तो इजाफा होगा, यानी कि मिनी बजट आने वाला है। लेकिन साथ उन्होंने एक चीज़ कही कि हम हुकूमत भी खुद ताजरों के साथ हैं। ये तो मेरे लिए हैरान कुन है कि हुकूमत जो एहतजाजी हैं उनके साथ हैं, तो फिर मुतालबा किससे मनवाने हैं, ये बड़ा सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और जफर डोगर साहब हमारे साथ होंगे, उनके सामने ये सवाल रखेंगे कि शायद ये अब किसी और ने हल करवाने हैं। दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी की तरफ बढ़ते हैं। पहले से हमारे साथ फैजुल्लाह कमोका मौजूद थे, मियां ताहिर जमील और राना नईम दस्तगीर मौजूद थे। अब हमारे साथ जफर डोगर साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, जबकि सिटी 41 के ब्यूरो चीफ हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे कि आखिरकार फैसलाबाद को क्या मिला है। डोगर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मैं मुख्तसर इस तरफ आता हूँ कि ताजरों के 17% सेल टैक्स की बात की हमने, ये कहा कि आपने टेक्सटाइल को खुद शेख खुरम असम्बली में कह रहे हैं कि 0 रेटेड कर दें जब टैक्स लेके वापस करना है, नहीं हुआ। इसके अलावा जितने भी ताजरों के लिए या इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए वादे किए जाने थे, कोई खास बेल आउट पैकेज कुछ नहीं मिल सका। और फैजुल्लाह साहब ये कहते हैं कि हम खुद ताजरों के 17% सेल टैक्स वाली चीज़ पे और शनाख्ती कार्ड शर्त खत्म होने के उनके साथ हैं, यानी कि हुकूमत उनके साथ, एहतजाजियों के साथ है। तो फिर किसने सुनना है, क्योंकि प्रोग्राम की ब्रेक इस पे ली थी। और फिर कुछ चीज़ें ये है कि ना तो PHA को कुछ मिला, ना हमारे वासा को कुछ मिला, ना साफ पानी प्रोजेक्ट कोई आया। हमेशा नून लीग के या पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ ना कुछ मिल जाता था। फिर इसके अलावा हमारे PHA को, हमारे इसके अलावा FDA को कुछ नहीं मिला, हमारा FWMC महरूम रह गया। कैसे देखते हैं फैसलाबाद को मजीद खंडर बनाने का इरादा किया जा रहा है और कुछ भी नहीं मिला एक यूनिवर्सिटी के क्रेडिट जो कि हम दे चुके हैं पहले। बहुत शुक्रिया बिलाल, हमेशा की तरह आज फिर बहुत अच्छा मौजू आपने चुना। आपने हुकूमत की बात की तो मुझे तो सच्ची बात ये कि हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। हुकूमत नाम की कोई शय कहीं नज़र नहीं आती। एक रियासती ढांचा होता है, वो तो ज़ाहिर है, और कुछ न कुछ लोग उन्हें चलाने वाले होते हैं और वो भी मौजूद हैं। सो एक ऑटो पे जैसे लगी होती चीज़ें, हल्का फुल्का रूटीन की चीज़ें चलती रहती। लेकिन जो गवर्नमेंट मशीनरी की वजह से, इलेक्टेड गवर्नमेंट की वजह से जो स्टेट ने रन करना होता है और लोगों के मसाइल हल होने होते हैं, लोगों को सहूलतें मिलना होती हैं और जगह जगह गवर्नमेंट की रेट नज़र आनी होती है, वो माजरत से इस 2 साला दौर में
पौने 2 साल दौर में हमें तो कुछ ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हाँ, जब ताजरों पे, सनतकारों पे कुछ जुल्म वगैरह हो रहे थे, जबरी तौर पर उनसे बहुत सारी चीज़ें मनवाई जा रही थी, उस वक्त इस हद तक रेट मौजूद थी कि उनके साथ काफ़ी जबर हो रहा था। लेकिन अगर इस सब के नतीजे में कहा जाए कि कुछ बेहतरी आई, कोई नहीं आई। और इस वक्त जो बजट पेश किया गया है, वफाकी हो या सूबाई हो, अभी चूँकि हम करंट की बात कर लेते हैं, जो सूबाई बजट आया है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि मेरे शहर के साथ बहुत जुल्म हुआ है। बिल्कुल। मुझे बहुत बड़ा गिला है फैसलाबाद की मुंतखब क़यादत से, PTI के लोगों से, कि किसी ने उस पर कहीं कोई सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की कि आपने हमारे शहर में, जो वो शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है पंजाब का, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल, वो उस शहर को सबसे ज़्यादा बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया है। यानी पंजाब की आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और ये लाखों मज़दूरों को रोज़गार देने वाला शहर है। यहाँ बाहर से भी लाखों लोग आके कारोबार करते, मजदूरी करते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं। यहाँ के हॉस्पिटल जो 84-85 में बना था, अलाइड हॉस्पिटल, तब से अब तक इसकी गुंजाइश आप देखें कि इस पे ना सिर्फ फैसलाबाद का बोझ है, बल्कि इस पे जंग, टोबा टेक सिंह, चनौर, सरगोदा डिवीज़न भी तकरीबन आ जाती है। पूरा सरगोदा डिवीज़न आप लगा लें, वो भी सारा इधर आ रहा है। उससे भी परे चले जाएँ तो वो भी आ जाते हैं लोग। ये कभी म्यू हॉस्पिटल का हिसाब होता था लाहौर का, ये इस वक्त इसकी ये हालत है। तो लेकिन इसमें आप देखें कि जितनी ज़्यादा प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की, नर्सों की, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी, वो सहूलतें नहीं हैं। और इस वक्त भी जो डिमांड की गई थी, जो जितने भी फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स ने, उसकी डिमांड जो गवर्नमेंट ने उस तरीके से पूरी 8 नहीं अरब की। मांगा था इन्होंने। तो अभी देखें कि क्या मिला। और स्पोर्ट्स के लिए 7 प्रोजेक्ट्स थे, उनमें तो 2 शहबाज शरीफ के नाम के ऊपर है, शायद उनसे वो तो बनने नहीं ना, वो तो यानी छोड़ ना दिए। हेल्थ सेक्टर में आपको कोई नया हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं है। इतनी बड़ी आबादी और एक भी मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं नहीं, है। बिल्कुल। और एक बेड पे बेचारे जाएं, कभी देखें, अल्लाह माफ़ करे, जो सबसे ज़्यादा वो औरत जिसने मर्द को जन्म दिया है, औरत मर्द उसे रुसवा करता है। यानी उसे एक बेड पे 3 हामला ख़वातीन पड़ी होती बेचारी, एडमिट नहीं आप करवा सकते, जगह नहीं होती वहाँ। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा यानी कि सूरत हाल इस तरह की। अच्छा, इस तरह हेल्थ के साथ साथ डॉक्टर एक चीज़ ऐड कर दूंगा, जो फैजुल्लाह साहब ने कही वो मुझे बड़ी एक मजाका खेल लगी कि 2.5 साल आज हो चुके हैं PTI गवर्नमेंट को, और वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें मौशियत का एक बिगड़ा हुआ और एक लागत ढांचा मिला है, जिसे अब हम अपने पाँव पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक हमने यही रोना है कि हम लुट गए, हम मर गए हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। वो नईम दस्तगीर साहब कह रहे हैं 1947 में भी आते उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना था। हाँ, ये बात बड़ी सही कही नईम दस्तगीर साहब ने। अच्छा भाई, अगर ये सब कुछ ठीक होता तो फिर आपके पास करने के लिए क्या होता? अगर सब पहले से ठीक होता तो आपने तो बड़े बुलंदबाज़ दावे किए हुए थे कि ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, इतनी करप्शन रोज़ हो रही है। और वो एक बड़ी मशहूर बात है ना, आजकल वो पूछते हैं कि आप कहते थे कि रोज़ाना इतने अरब की करप्शन होती है, 10 अरब की या पता नहीं कितने की, तो इतने साल आपको हो गए हैं, तो इतने 1000 अरब जो था वो कहाँ गया? वो तो नहीं हुआ ना, आपने तो नहीं की। तो वो इतने खरबों, तो फिर तो पाकिस्तान के कर्जे उतर जाने चाहिए और सारे मसाइल ही हल हो चुके होते हैं अब तक। यानी ये मुबालगा राई की हद तक, यानी कि ये पूरे मसाइल को इस तरह बयान किया था इन्होंने, लेकिन उसकी हल के लिए कोई प्लानिंग नहीं। मुझे ना स्पोर्ट्स के लिए यहाँ कुछ है, ना सेहत के मैदान में कुछ, ना तालीम के मैदान में। पूरे फैसलाबाद की सड़कें टूटी हुई हैं बिलाल डोगर साहब। किसी सड़क पे निकल जाएं आप, जड़ावाला रोड का जो सूरत हाल है आप देख लें, आप समुद्री रोड का एक हिस्सा, और सरगोदा रोड पे गड्ढे पड़े हैं, शिखपुरा रोड पे गड्ढे, अंदरूनी शहर सड़कें टूटी हैं। कोई सड़क नहीं बनेगी। अंडरपास कश्मीर ना को नया बनना है, पेशावर मेट्रो बन गई हमारे लिए, पुराना बन जाए बड़ी बात, वो पता नहीं कब बनेगा। अब मुझे नहीं समझ आ रहा उसमें कोई फंड्स रखें कि नहीं रखें। भाई मुझे तो इस बजट, अच्छा बाकी रह गए किसी शहर को देखना, वो बागात देखेंगे, पार्क्स देखेंगे, ग्रीन बेल्ट्स देखेंगे, स्ट्रीट लाइट्स उसको तो भूल जाएं, वो तो मुद्दत हो गई, स्ट्रीट लाइट्स ख़त्म, अंधेरों में डूबा रहता है शहर। अच्छा, इस तरह ट्रैफिक सिग्नल जो है अभी भी आपको मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ चौकों में मिल जाएंगे, टोटल बंद पड़े। अच्छा, फिर ये आप देखें कि
आपको मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। बड़े स्टार्ट में जब हम आए थे उस वक्त, जब हमने एक्सप्रेस दौर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये खुले मुंह वाले मैन होल जो थे ना वो मिलते थे, बड़े पाए जाते थे, कई डेथ्स हुई। फिर आस्ता आस्ता अगला दौर जब आया तो उसमें वो ख़त्म हो गई, मुद्दत हो गई। फिर कभी आपको ग्रीन बेल्ट वो इस तरह का मैन होल खुला नहीं मिलता था। अभी आप जाएँ आपको शहर के मुख्तलिफ जगहों पे मिलेंगे, बिल्कुल। और वो उसमें डंडे खड़े किए, दरख्त लगाए हुए हैं, बंदा सोचता सड़क के अंदर दरख्त उगाएगा, और ऐसे सीन बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं इस वक्त। यानी अगर सूसान रोड जैसे सड़क पे भी गड़े पड़े हैं, आप मतलब तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसा शहर हमने कभी ये सीन पिछले पूरे कई दहाइयों में देखे नहीं हैं। इसलिए हमें सब कुछ अजीब लगता है कि तरक्की माकूस एक लफ्ज़ है, काउंटर प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, पीछे जा रहे ये हैं। पीछे उल्टी तरक्की जिसे कहते हैं। तो ये उल्टी तरक्की हो रही है, और मैं समझता हूँ कि मैंने यकीन करें, मैं इन लोगों का तवक्कुआत थी, मतलब हम भी धोखा खा गए। सर आखिर में ये पूछूंगा कि मिनी बजट आने वाला है और कब तक आ जाएगा, या मिनी बजट ही आएगा? देखिए अभी इसमें तो बजट नाम की कोई शय नहीं थी, लिहाजा बजट तो ये पेश करेंगे, और वो बजट का मतलब होगा कि टैक्सेस, क्योंकि अभी तो इन्होंने नहीं लगाए, लगाते कहाँ कि लोगों के पास था क्या जो जिससे लेना। लेकिन ये मिनी बजट लाएंगे और फिर महंगाई का एक और तूफ़ान आएगा, और फिर वो अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पर, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में मुझे ये ख़दशा है कि जो भारी मिनी बजट दोबारा टैक्सों वाला आएगा तो वो फिर और सब कुछ बहा के ले जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगर साहब मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे मेरे सवालात के अंदर वो शामिल थे इनके पहले से, और ये सवालात मैंने उनसे इसलिए भी पूछे क्योंकि जैसे उन्होंने सवालात के ऊपर जवाब दिए वो आपके सामने थे। फिर जैसे डोगर साहब ने मिनी बजट की बात की तो फैज़ल कमोका साहब ने एक बात कही थी कि हम मिनी बजट अभी का वो कह रहे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे हालात बेहतर होंगे तो हम आवाम को रिलीफ मुहैया करेंगे और सुकून होगा, अगर हालात मुश्किल होते हैं फिर भी कुछ। यानी कि मिनी बजट के जो इशारे हैं वो वाज़ेह नज़र आ रहे हैं, और जो बजट था इसे देख के नज़र भी आता है जो डोगर साहब ने बात की बहुत ही वैलिड थी कि आखिरकार किसके ऊपर आपने टैक्स लगाने थे। आप कह रहे हैं हमने टैक्स पे छूट दे दी, आप किसको टैक्स की छूट दे रहे हैं? और एक बड़ा सवाल कि आप 16% और 5% जो टैक्स के ऊपर रिफॉर्म दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं लोगों को कि जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करेगा उसे 5% होगा, जो कैश देगा उसे 16% होगा। यानी कि जहाँ मशीनें नहीं हैं वहाँ आवाम अब लुटे में मजबूर हो जाएगी। जैसे 6 माह या 1 साल बाद कहीं ब्यूटी पार्लर पर खातून ने जाना है तो वो भी लुटेगी। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए कि उम्मीद रखते हैं मिनी बजट आ जाए और उसी में कुछ रिलीफ मिल जाए, क्योंकि इस बजट में तो लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।